अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। एक सादा देहाती ने अपने बेटे से पूछा कि 7 को 8 से ज़रब दें तो कितना होता है। बेटे ने जवाब दिया कि 68 होता है। देहाती ने बेटे को शाबाश दी और उसको 100 रुपये इनाम भी दे दिया। उस शख्स के पास बैठा एक दोस्त वो बोला कि 7 ज़रब 8 तो 56 होता है, तुमने 68 पर बच्चे को डांटने के बजाय उसे इनाम दे दिया। सादा देहाती हंसकर बोला कि अब तो मेरा बेटा बहुत बेहतर हो गया है, ये पहले 7 ज़रब 8 को 92 बताता था। ये लतीफ़ा मुझे वफाकी हुकूमत का जो बजट देखा ना तो उसे देखकर याद आया, जिस पर मैंने अपने पिछले व्लॉग में तफसील से बात भी की थी। आपको बजट और हुकूमत की मौशी पॉलिसीज़ पर हज़ार इख्तिलाफ़ात या एतराज़ात हों, मगर एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि हुकूमत को अब उस सादा देहाती के बच्चे की तरह मईशत की समझ आती जा रही है। अच्छा, इसकी एक मिसाल आप सुनी चुके हैं कि इस हुकूमत ने गुर्बत का मेयार कम कर दिया है। अब गरीब सिर्फ वो तसव्वुर होगा जो महाना 8,483 रुपये से कम कमाने वाला होगा। अच्छा, अगर आपकी महाना आमदन 8,483 रुपये से ज़ायद है ना, तो आप हुकूमत की नज़र में बिल्कुल भी गरीब नहीं हैं। इस तरह हुकूमत ने पाकिस्तान से जो गुर्बत का रेशो है वो कम कर दिया है। वैसे मेरा तो इस हुकूमत को मशवरा ये है कि अगर वाकई गुर्बत को कम करके दिखाना है ना, तो फिर मज़ीद एक कदम आगे बढ़ के ये गरीबों का ही खात्मा शुरू कर दें। ना रहेगा गरीब, ना रहेगी गुर्बत, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। वैसे भी गरीब के लिए तो ज़िंदगी गुजारना वो अजीरन हो ही गया है इस मुल्क में। खैर, ये तो एक और मिसाल हो गई। अच्छा, दूसरी मिसाल, पेट्रोल में एक साथ 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा करके उसकी कीमत में 453 रुपये फ़ी लीटर तक ले जाकर फिर 5, 10 और 15 रुपए कम करने की नौसरबाजी है। इससे भी पाकिस्तान में गुर्बत कम करने में ज़रूर मदद मिलती है, क्योंकि हुकूमत अवाम को कह सकती है ना कि हमने तो पेट्रोल की कीमत में कमी कर दी है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि हुकूमत की गिनती और हिसाब में बेहतरी आने के बावजूद हुकूमत के जाने की बातें इस वक्त में की जा रही हैं। तो जनाब, मेरा तो इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा ये है कि इस हुकूमत को ही चलने दें, चूँकि इसी निज़ाम के अंदर रह कर किसी नई हुकूमत ने फिर कौन सा तीर मार लेना है, बल्कि उनको तो फिर आपको नए सिरे से गिनती और हिसाब किताब सिखाना पड़ेगा, जिसमें मज़ीद आपका वक्त ज़ाया होगा। अब जनाब सुहेल वड़ैच साहब ने कल फिर एक अदद कॉलम लिख मारा है और उसमें मीर तकी मीर की आँख की तरह इस हुकूमत पर तनकीद करते हुए उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये हुकूमत माजी की हुकूमतों के बरक्स खुद को जवाबदेह नहीं समझती, जबकि जमहूरियत और आमरीत में फ़र्क ही जवाबदेह होने का है। अब सुहेल वड़ैच साहब के बकौल माजी की हुकूमतें खुद को पार्लियामेंट और मीडिया के सामने जवाबदेह समझती थीं, लेकिन इस हुकूमत का तर्ज अमल वो शाहाना है जो खुद को जवाबदेही से मुबर्रा समझती हैं। अब सुहेल वड़ैच साहब ने तो जी वो लंबी चौड़ी तनकीद की है ना, लेकिन मैं इसको मुख्तसर करके अपने अल्फाज में आपको बता रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ तक तो सुहेल वड़ैच की बात वो आती है समझ में, क्योंकि वाकई जब से ये मौजूदा निज़ाम जो है वजूद में आया है, ये ख़ुद को किसी के सामने जवाबदेही नहीं समझता। लेकिन मोहतरम सुहेल वड़ैच साहब इस पूरे किस्से में अपने दोस्त मोहसिन नकवी साहब का जिक्र जो है वो गोल कर जाते हैं और फिर तोपों का रुख छोटे मियाँ साहब की तरफ ही होता है उनकी। हालांकि इस निज़ाम के असल नुमाइंदा तो मोहसिन नकवी ही हैं ना, जिनके कंधों पर इतनी भारी जिम्मेदारियाँ हैं कि अगर कोई और होता ना तो वो कब का छोड़कर जा चुका होता। अब खैर, मोहसिन नकवी वजीर दाखिला हैं, लेकिन ईरान के साथ मामला तय करवाने में मिनी फॉरेन मिनिस्टर का किरदार वही अदा करते रहे। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भारी जिम्मेदारी भी मोहसिन नकवी ने अपने कंधों पर उठा रखी है और आप देख रहे हैं ना कि हर तरफ उन्होंने अपने वफादार अफसरान का जाल बिछा दिया है। बकौल राना सनाउल्लाह मोहसिन नकवी अगर चाहते तो वो तो वजीर आज़म भी बन सकते थे, लेकिन बहरहाल सुहेल वड़ैच की आह में अक्लमंदों के लिए एक पैगाम है। अब मीर तकी मीर की आह हो और गालिब की वाह ना हो तो जनाब ये कैसे हो सकता है। तो देर से ही सही, मगर सुहेल वड़ैच की आह के जवाब में अंसार अब्बासी साहब की वाह भी बिलाखिर सामने ही आ गई है। अब अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर संजीदा खदशात का इजहार किया जा रहा है कि मुल्क में मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम 2027 के शुरू में होने वाले सेनेट इंतखाबात के बाद मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत हो सकता है, क्योंकि तवक्को है कि हुक्मरान इत्तेहाद ऐवान बाला यानी कि सेनेट में अपनी पोजीशन नुमायां तौर पर बेहतर बना लेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर ज़राए के मुताबिक पार्टी के अंदर ये तशवीश बढ़ रही है कि आइंदा सेनेट इंतखाबात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद खुसूसन नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐवान में ज़्यादा मजबूत हैसियत के साथ वो उभरेगा ये इत्तेहाद। यानी कि एक तरफ जहां सुहेल वड़ैच इस हुकूमत के जाने की खबरें दे रहे हैं, वही अंसार अब्बासी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़राए का कंधा इस्तेमाल करते हुए
یہ 2027 کے الیکشن کے بعد اس حکومت کے مزید مستحکم اور مضبوط ہونے کی خبر سنا رہے ہیں۔ ویسے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ موجودہ بندوبستی نظام کے مستحکم ہونے کی خبریں وہ انصار عباسی صاحب اسی وقت لاتے ہیں جب کوئی سینئر شخصیت اس نظام کے جانے کی خبریں دیتا ہے۔ اب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مرض کی ظاہری علامات کا علاج تو کر لیا جائے، مگر جس وجہ سے انفیکشن ہے اس کو انٹریٹڈ ہی چھوڑ دیا جائے۔ اگر بخار کی وجہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن ہے تو پھر صرف پیناڈول سے کام چلانے سے کیا ہوگا؟ آپ ہزار اس نظام سے امیدیں رکھیں، لیکن اس نظام کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ وہ سیاسی عدم استحکام تو ہے، اور اس نظام کو ہر وقت یہ خطرہ لاحق ہے کہ بھائی کل کیا ہوگا۔ اچھا، پاکستان میں اس وقت احتجاجی مظاہروں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریکٹیکلی تو پابندی ہے، اور حکومت نے عمران خان کو 3 سال سے جیل میں رکھا ہوا ہے، اور ہر وقت ان کو یعنی کہ حکومت کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ اگر عمران خان رہا ہو گیا تو کیا ہوگا۔ موجودہ نظام کے رکھوالوں کو یقین تھا نا کہ عمران خان وہ لمبا عرصہ جیل نہیں کاٹ سکیں گے اور وہ ایک شرمناک ڈیل کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ یوں ان کا انجام بھی میاں محمد نواز شریف کی طرح کا ہوگا جو وقت قیام پر سجدے میں گر گئے تھے۔ بالکل اسی طرح عمران خان بھی عوام کے دلوں سے اتر جائیں گے اور سونی گلیوں میں نظام وہ راج کرے گا۔ لیکن عمران خان نے ان تمام قیاس آرائیوں کو غلط ثابت کر دیا ہے۔ میرے خیال سے عمران خان نے جس طرح ہر قسم کے دباؤ کو برداشت کرتے ہوئے بہادری سے جیل کاٹی ہے اور ابھی تک وہ جیل کاٹ ہی رہے ہیں، تو اس پر مستقبل میں کتابیں لکھی جائیں گی، اور پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں جو عمران خان کی ریزسٹنس ہے اس کو پڑھایا جائے گا شاید۔ اگرچہ دیکھیں انہوں نے اپنی سیاست اور دور حکومت میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شمار غلطیاں کی ہیں اور کئی غلط فیصلے بھی کیے، مگر ان کی 3 سالہ جیل نے کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کی تمام غلطیوں کو دھو دیا ہے۔ بلکہ آپ دیکھیں نا کہ اب تو خود ان کے ناقدین بھی یہ تسلیم کرنے لگے ہیں کہ جواب دہی اور تنقید برداشت کرنے کے حوالے سے عمران خان موجودہ حکومت سے 1000 گنا بہتر تھے۔ آپ دیکھیں خود سہیل وڑیچ کے الفاظ کے مطابق تحریک انصاف کی حکومت میں 100 خرابیاں ہوں گی، مگر خود عمران خان ہر ہفتے جلسوں سے خطاب کرتے، اپنے مخالفین کو بھی انٹرویوز دیتے اور ہر فورم پر اپنے بیانیے کو پیش کرتے تھے۔ ان کے دور میں ہر وزارت کا ایک ترجمان تھا۔ آزاد میڈیا کے لیے عمران خان کی زیادتیاں ایک طرف، لیکن انہیں میڈیا کی اہمیت کا مکمل احساس تھا اور وہ پوری ذمہ داری اور توجہ سے اس کو ترجیح دیتے تھے۔ لیکن موجودہ حکومت اور سیاستدانوں نے جواب دہی سے مکمل گریز کا رویہ اپنا لیا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی خبر یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان فروری 2024 کے الیکشن کے بعد ایک مبینہ خفیہ معاہدے کا بھی ذکر ہونے لگا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان ایک مبینہ خفیہ معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت 2.5 سال کے لیے مسلم لیگ نون اور 2.5 سال کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بننی تھی۔ ایک سینئر صحافی ہیں محمد عادل، ان کے مطابق چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی نے چند صحافیوں کو بلا کر اس حوالے سے آگاہ بھی کیا تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے اس معاہدے سے اس وقت اتفاق نہیں کیا تھا، اور موجودہ حالات میں وزیر اعظم کی تبدیلی کا امکان اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم شہباز شریف ہر رات کو یہ کنفرم کر کے سوتے ہیں کہ کہیں پنڈی کا کوئی کام رہ تو نہیں گیا، لہٰذا حکومت کے گھر جانے کی خبروں کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ اچھا، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کوئی معاہدہ تھا تو پاکستان پیپلز پارٹی وہ اپنا حصہ لیے بغیر تو جانے نہیں دے گی۔ اب اسٹیبلشمنٹ اور مسلم لیگ نون دونوں کو یہ معلوم ہے کہ سب پر بھاری آصف علی زرداری کو چاہے گورننس اور صاف شفاف الیکشن جیسے معاملات سے کوئی سروکار ہو یا نہ ہو، لیکن انہیں ہر سیٹ اپ میں پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ ضرور چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہی دیکھ لینا کہ موجودہ سیٹ اپ میں اس وقت تمام آئینی عہدے وہ کس کے پاس ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس۔ پیپلز پارٹی اس وقت گلگت بلتستان میں حکومت بنانے جا رہی ہے اور آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں ان کو ملتوی کرنے کی بات کر رہی ہے۔ جی ہاں، آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور 27 جولائی کو وہاں پر الیکشن بھی ہونے ہیں۔ پھر ایک خبر کے مطابق آزاد کشمیر میں انتخابات کا شیڈیول 5 جون کو جاری ہوا تھا اور کاغذات نامزدگی جمع کروانے کی آخری تاریخ 19 جون ہے، لیکن آج 15 جون ہے اور 15 جون تک صرف 8 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، جس میں میرپور سے 2، بھمبر اور کوٹلی سے 1، جبکہ مظفر آباد سے صرف 4 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے ہیں، اور باغ، کہوٹہ حویلی، راولا کوٹ، جہلم ویلی اور نیلم ویلی سے کوئی کاغذات نامزدگی
जमा नहीं करवाए गए हैं। तो इससे ये जाहिर होता है कि आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई को होने वाले जो इंतखाबात हैं उससे मुतालिक किसी किस्म की कोई हलचल ही नहीं है। और अवाम तो एक तरफ, सियासी जमातें भी ये जो इंतखाबात हैं ना आज़ाद कश्मीर के, उनको लेकर संजीदा दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन इन हालात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो जनाब लॉटरी ही निकल आई है, क्योंकि इस वक्त देखें ना कि आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यही बताया जाता है ना कि सबसे गैर मकबूल जमात बन चुकी है। और अगर फॉर्म 47 का भरपूर जादू चल भी जाए तब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन पीपल्स पार्टी के लिए जीतना वो मुमकिन दिखाई नहीं देता। तो इन हालात में अगर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन मुलतवी हो जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को चंद माह की एक्सटेंशन तो मिल ही जाएगी। तो इस तरह आज़ाद कश्मीर के मौजूदा हालात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत के लिए तो भाई एक लॉटरी ही बन गए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो सूरत हाल है वो मुसलसल ख़राब हो रही है। कल रावलाकोट में एक मरतबा फिर मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें दोनों अतराफ से लोग ज़ख्मी हुए और कहा यह जा रहा है कि कुछ शहादतें भी हुई हैं जिनकी डिटेल्स वो अभी तक मालूम नहीं हैं। इसके अलावा नीलम वैली में भी मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान तसादुम में एक शख्स के जाँ बहक होने की इतलात हैं। अब मुजाहिरीन का कहना यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से धरने के खिलाफ ऑपरेशन किया गया जिसके बाइस तसादुम हुआ, लेकिन हुकूमती साइड का मौक़िफ़ यह है कि पुलिस के फ्लैग मार्च के दौरान मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसके बाद हालात ख़राब हुए। लेकिन हैरान कुन तौर पे अभी तक रावलाकोट के पास दरेक के फुटबॉल ग्राउंड में धरना वो उसी तरह से मौजूद है। लेकिन देखें, हुकूमत के जो हामी हलके हैं ना, उनका ये भी कहना है कि धरने के जो शुरका हैं उनकी तरफ से ख़वातीन और बच्चों को इंसानी ढाल के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, इसलिए अभी तक धरने को मुंतशिर करने के लिए कोई सख्त इकदामात नहीं उठाए गए हैं, लेकिन हुकूमती ज़राए कहते हैं कि किसी भी वक्त सख्त ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से अब सूरत हाल वो हुकूमती कंट्रोल से निकल गई है। अवामी एक्शन कमेटी का बयानिया वो आज़ाद कश्मीर के घर घर में घर कर गया है और लोगों का मानना ये है कि अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात वो जायज़ हैं और वो हुकूक की जंग लड़ रहे हैं। और जब किसी तंजीम या ग्रुप के हवाले से अवाम में ये बयानिया ये सराहियत कर जाए ना, तो उस तहरीक को ताकत से कुचल देना फिर नामुमकिन ही होता है। वैसे तो आपको पता है कि मौजूदा बंदोबस्ती निज़ाम वो हर एहतजाज या तहरीक को पूरी ताकत से कुचलने पर यकीन रखता है ना, और इसके लिए आपने देखा कि अभी तक तो मासूम जानों के ज़िया की परवाह ज़रा कम ही की गई है। और शायद आज़ाद कश्मीर में भी जल्द ही एक सख्त ऑपरेशन शुरू करके इस तहरीक को कुचलने का आगाज़ हो सकता है, जो कि इत्तलात आ रही हैं। लेकिन यहाँ मामला वो ज़रा मुख्तलिफ है। इस वक्त आज़ाद कश्मीर पर पूरी दुनिया की नज़रें हैं और भारतीय हुकूमत और मीडिया ने एक बयानिया भी बनाना शुरू कर दिया है। मकबूजा कश्मीर के साथ कठपुतली वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला ने तो आज़ाद कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फोर्सेस की तैनाती का मुतालबा भी कर दिया है। अगरचे ये मकबूजा कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने अवामी एक्शन कमेटी पर तनकीद की है, लेकिन मकबूजा कश्मीर की तहरीक आज़ादी के मौजूदा सबसे बड़े रहनुमा मीर वाइस उमर फ़ारूक ने भी आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और पाकिस्तान से मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन ना करने की अपील की है, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय हुकूमत की सरपरस्ती में पाकिस्तान मुखालिफ मुजाहरे भी करवाए जा चुके हैं। अब इसके अलावा ये भी इतलात हैं कि आज़ाद कश्मीर में अशियाए खुरनोश की किल्लत शुरू हो चुकी है और देहातों में लोगों को राशन और सब्जियों के लिए दूर दराज का सफ़र करना पड़ रहा है। अच्छा, रिपोर्ट हो रहा है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इंटरनेट मुकम्मल बंद है और मोबाइल फ़ोन के सिग्नल्स में भी परेशानी का सामना है और इस सूरत हाल में ऑनलाइन जॉब्स और फ्रीलांसर्स का काम वो ठप होकर रह गया है। अब इंटरनेट की बंदिश से परेशान कई अफराद वो सिर्फ इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए सैकड़ों किलोमीटर्स का सफ़र करने पर मजबूर हैं। यानी कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर में कम्युनिकेशन का मुकम्मल ब्लैकआउट है और ताज़ा तरीन झड़पों के बाद सूरत हाल वो रोज़ बरोज़ वहाँ पे ख़राब हो रही है। इस सूरत हाल में भी अगर हुकूमत अब भी मुजाहिरीन के साथ सख्ती से निमटने का फ़ैसला करती है और खुदा न खास्ता वहाँ पर मज़ीद शहादतें हो जाती हैं, तो फिर ये मामला न सिर्फ हुकूमत बल्कि जो एक्शन कमेटी है ना उसके हाथ से भी निकल जाएगा। लिहाजा दोनों फ़रीक़ैन को आज नहीं तो कल मुज़ाकरात की मेज़ पर तो बैठना ही होगा ना। लिहाजा बेहतर है कि अगर अभी से मुज़ाकरात का आगाज़ कर लिया जाए। और इसका हल भी मैं अपने पिछले व्लॉग्स में बता चुकी हूँ कि जनाब दरमियानी रास्ता ही इख्तियार करना होगा इसके लिए। अगर हुकूमत ये समझती है कि वो मकबूजा कश्मीर के महाजरीन की वो जो 12 नशिस्तें हैं वो इसी सूरत में बरकरार रख लेगी, तो ये हुकूमत की अब खाम ख्याली है, क्योंकि अब उन नशिस्तों के ख़िलाफ़
पूरी रियासत में आप देख रहे हैं कि एक मजबूत बयानिया बन चुका है। लेकिन अगर अवामी एक्शन कमेटी का ख्याल ये है कि वो भी पुरतशद्दुद रास्ते से इन तमाम नशिस्तों का खात्मा कर लेंगे, तो जनाब ये भी मुमकिन नहीं लगता। अब या तो इन नशिस्तों पर इंतखाब और इख्तियारात का तरीक़ाकार तब्दील करना होगा, या फिर इन नशिस्तों की तादाद में कमी करनी होगी। अच्छा, इसके अलावा अवामी एक्शन कमेटी को दर्जा हरारत वो नीचे लाना होगा, और पाकिस्तान मुखालिफ ये जो नारे हैं ना, इनसे ज़रा पीछे हटना होगा। अच्छा, गुज़िश्ता दिनों उमर नज़ीर की तकरीर से बहुत मस्बत तासुर गया था। जब उन्होंने पाकिस्तान के हक़ में बात की थी, तो अवामी एक्शन कमेटी को भी इसी तर्ज पर आगे बढ़ना होगा। खैर, आगे बढ़ते हैं और एक ख़बर ज़रा अडयाला जेल के बाहर मुजाहिरीन के हवाले से शामिल करते हैं, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल एक मरतबा फिर 10,000 अफराद को लाने का ऐलान किया हुआ है। अच्छा, अब इतलात ये हैं कि कल रात इमरान खान को दोबारा पिम्स हॉस्पिटल लाया गया, और पिम्स हॉस्पिटल की इंतज़ामिया ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। हॉस्पिटल इंतज़ामिया के मुताबिक इस बार बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख पिछली मरतबा से बेहतर थी, दांतों में भी आराम था। हॉस्पिटल के मुताबिक ये एक डे केयर सर्जरी ट्रीटमेंट था, और उनकी दाएं आंख में इंजेक्शन की 5वीं डोज लगा दी गई है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर तो ये अच्छी बात है, लेकिन इस सूरत में हुकूमत को इमरान खान की तमाम और मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट्स वो पब्लिक कर देनी चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की दरख्वास्त पर कल यानी कि मंगल 16 जून को दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक अडयाला जेल के बाहर जमा होने का ऐलान किया है। और इस मुजाहरे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी और इमरान खान की बहनों के अलावा अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की शिरकत का भी इम्कान है। वैसे इस किस्म के ऐलानात वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत आपको पता है गुज़िश्ता 6 माह से कई मरतबा कर चुकी है, लेकिन अभी तक चंद सौ से ज़ायद लोग वो जमा नहीं कर पाई है। तो अब देखते हैं कि फिर कल मंगल है और कल क्या होता है। लेकिन जनाब, दोनों अतराफ से दरख्वास्त ये है कि आप ज़रूर एहतजाज करें, लेकिन रास्तों की बंदिश से आम आवाम को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक इंतहाई परेशान कुन खबर है, और वो पंजाब से है, जहां पंजाब हुकूमत का नाम नहाद CCD या क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट वो बताया जाता है कि मुकम्मल बेकाबू होकर आपे से बाहर हो गया है, और CCD के हवाले से जराइम पेशा लोग और डाकुओं के मावराए अदालत कत्ल के नाम पर कई बेगुनाह अफराद को बेदर्दी से मारे जाने की सैकड़ों जो शिकायत हैं वो पहले से मौजूद थीं, लेकिन इस मरतबा इस महकमे ने हद ही पार कर दी है। हफ्ते के रोज़ चकवाल में CCD के साथ मुबैना मुकाबले के दौरान 2 अफराद जाँ बहक होने की खबर आई, और अब ये बात सामने आई है कि फायरिंग की जद में आने वालों में ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आने वाली एक फैमिली भी शामिल थी, जिनमें 39 साला अदील अहमद और उनकी अहलिया डॉक्टर सारा खान के अलावा उनकी 9 साला बच्ची हानिया अहमद और 10 साला बेटा अफ़ान अहमद भी शामिल थे। और ज़राए के मुताबिक ये लोग डकैती के दौरान उस वक्त हमले की जद में आए जब CCD वालों ने डाकू समझकर उनकी गाड़ी पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में बच्ची हानिया मौके पर जाँ बहक, जबकि अदील और अफ़ान शदीद ज़ख्मी हो गए। डॉक्टर सिद्रा खान महफूज रहीं। ज़राए के मुताबिक इस वाक़े के बाद एक CCD एहलकार को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे शायद अब कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। और मजाक की इंतहा ये है कि इस वाक़े की तफ्तीश भी वो CCD खुद ही करेगी। मेरा पंजाब हुकूमत और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से सवाल है कि अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए, लेकिन क्या आपने अल्लाह के आगे जवाब नहीं देना? क्या जराइम के खात्मे के नाम पर आपका ये महकमा जो दहशतगर्दी कर रहा है, क्या वाकई आपको इसका ज़रा सा भी एहसास है? कहा जाता है जनाब कि ये महकमा अब मुजरिमों के लिए नहीं बल्कि जो आम आवाम है ना, उनके लिए खौफ की अलामत बन गया है। अगर तो यह आपकी मर्ज़ी से हो रहा है तो मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हिदायत दे, और अगर आपको हक़ाइक़ का इल्म नहीं है तो खुदारा अपनी किचन कैबिनेट के फ्रेंड सर्कल से आप बाहर निकलें और देखें कि आपके राज में हो क्या रहा है, वरना अल्लाह की लाठी तो फिर बेआवाज़ है। क्या पता कि इन्हीं मासूमों की आहें कल आपकी हुकूमत ले डूबे और फिर आपके लिए आवाज़ उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। आगे बढ़ते, और एक खबर अमेरिका ईरान मुआहदे के हवाले से है, जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान मुआहदा वो तय पा चुका है, और जुमा 19 जून को मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब स्विट्जरलैंड में होगी और मुआहदे का नाम इस्लामाबाद MOU होगा। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहदा तय पा जाने का ऐलान किया है और उसे बड़ी कामयाबी करार दिया है। अगरचे इतवार को ट्रंप को एक सुबकी का सामना करना पड़ा था और मुआहदा नाकाम होते होते रह गया। अब कल 14 जून को अमरीकी सदर ट्रंप की सालगिरह थी और कल वो
80 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ جوں ان کی یعنی کہ ٹرمپ کی عمر بڑھ رہی ہے نا، ان کی عقل میں مسلسل گھٹ رہی ہے۔ ٹرمپ نے اپنی طرف سے اتوار کو امریکہ ایران معاہدے پر دستخط ہونے کا اعلان کر دیا، اور ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی فوراً اس کی تصدیق کر دی تھی، لیکن کل ایران نے معاہدے پر دستخط سے انکار کر دیا۔ ایران کا کہنا یہ تھا کہ وہ ٹرمپ کو ان کی سالگرہ کا تحفہ نہیں دینا چاہتے۔ اچھا، مگر اسی دوران اسرائیل نے ایک مرتبہ پھر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لبنان میں حزب اللہ پر تابڑ توڑ حملے کر دیے ہیں، جس سے کئی افراد شہید اور زخمی ہوئے ہیں، اور ایران نے تو ٹرمپ کو ان کی سالگرہ کا تحفہ نہیں دیا، لیکن اسرائیل نے ٹرمپ کو ان کی 80ویں سالگرہ پر نہایت ہی بھیانک قسم کا تحفہ دے دیا ہے۔ اب اگر ٹرمپ میں ذرا سی بھی عقل ہے نا، تو ان کو نیتن یاہو کی اصلیت کو اچھی طرح سمجھ جانا چاہیے۔ ویسے تو یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن یہاں پر دونوں کے مفادات متصادم ہیں۔ ٹرمپ کو نومبر میں جو مڈ ٹرم الیکشنز ہیں اس میں کامیابی کے لیے ایران سے معاہدے کی سخت ضرورت ہے، جبکہ نیتن یاہو کو اپنا اقتدار برقرار رکھنے کے لیے اس جنگ کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن لگتا ہے کہ فی الحال نیتن یاہو اپنے مقصد میں ناکام ہو چکا ہے۔ امریکہ ایران امن معاہدہ ایک ظاہر کہ بڑی کامیابی ہے، جس سے اس خطے کو سکون کی کچھ سانس نصیب ہوگی، آبنائے ہرمز کھل جائے گی، اور امید کرتے ہیں کہ ہماری حکومت عوام کا کچھ احساس کرتے ہوئے ظلم بند کرے گی اور پیٹرول کی قیمت میں قابل ذکر کمی کی جائے گی۔ اچھا، ابھی معاہدے کے نکات وہ واضح نہیں ہیں۔ ایران نے اپنے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محفوظ بنانے کے لیے غیر معمولی اقدامات کرتے ہوئے زیر زمین ایٹمی تنصیبات کو سیل کر دیا ہے اور ان تک رسائی کے راستوں پر بارودی سرنگیں نصب کر دی ہیں۔ ابھی اس ولاگ کے اپلوڈ ہونے تک تو معاہدے پر دستخط نہیں ہو سکے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی پیش رفت ہوئی تو آپ کو ضرور اس سے آگاہ کریں گے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے، اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔